और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईटी प्लस टीटी हैं और जानते हैं सबसे पहले ईटी के बारे में, इंटेरोटॉक्सीमिया के बारे में कि क्या है ये। तो ये बीमारी जो है क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है ना। इस चीज को समझे, ये बैक्टीरिया का नाम है और इसी बैक्टीरिया द्वारा ये बीमारी होता है ना। तो ये बीमारी क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इसके कारण जो है ईटी का प्रॉब्लम आता है, इंटेरोटॉक्सीमिया का प्रॉब्लम आता है। इसे फिड़किया रोग से भी जाना जाता है, तो ये कई नामों से जाने जाते हैं। ये बैक्टीरिया बकरी के आंत में ही होता है, ठीक है ना। बकरियों के आंत में ही होता है, कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये कैसे फैलता है, कैसे टॉक्सिन रिलीज करता है, आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। ये बैक्टीरिया बकरी के आंत में ही होता है, लेकिन ये बीमारी कैसे फैलता है इसको जानना बहुत जरूरी है। ये बीमारी आता कब है इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये बीमारी मोस्टली बरसात के मौसम में आता है, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ये बकरियों के अंदर में पाया जाता है। और ज्यादातर ये बीमारी जो फैलता है बारिश के मौसम में ही, क्योंकि बकरियां जो है, बहुत सारे भाई ऐसे ग्रेजिंग पे फार्मिंग करते हैं, अपने बकरियों का पालन करते हैं। तो जब बकरियां चराई पर लेकर जाते हैं उस टाइम बारिश के मौसम में नए नए और छोटे छोटे घास उभर कर आते हैं सामने, और बकरियां बहुत चाव से खा लेती है, बहुत अधिक खा लेती है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा खाने की वजह से ये बीमारी आ जाता है। दाना में अचानक से बदलाव करते हैं हम लोग, दाना में अचानक से बदलाव, जैसे आज हम मक्का खिला रहे हैं और लगातार मक्का हम 4 महीना 5 महीना या 1 साल या 2 साल से खिला रहे हैं, अचानक से बदलाव करते हैं, उसमें हम जौ खिलाना शुरू कर देते हैं और वो भी अधिक मात्रा में। यानी कोई भी ऐसा दाना हो जिसे हम अधिक मात्रा में और तुरंत बदलाव करके देना शुरू करते हैं, तो वहां पर यह प्रॉब्लम देखा जाता है। तो दाने में बदलाव अगर करते हैं या सूखा या हरा चारा में बदलाव करते हैं, जैसे सूखे चारे में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सूखा चारा स्टोर नहीं कर पाते हैं। बाद में यह होता है कि वो गेहूं का भूसा खिला रहे हैं और जैसे ही दलहनी फसल कटता है या कहीं से उनको संपर्क मिलता है, तो वो तुरंत कांटेक्ट करके वो दलहन भूसा जो होता है वो मंगवा लेते हैं, और जिसकी वजह से वो सूखा चारा में तुरंत परिवर्तन करते हैं, नया चारा होता है, और जैसी बकरियां खाती है तो वहां पर ये प्रॉब्लम ईटी का जो है संभावना बढ़ जाता है और बकरियों में ईटी जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दाना हो या फिर सूखा चारा या हरा चारा, उसमें तुरंत बदलाव नहीं करना चाहिए। कई भाई ऐसे हैं कि अभी सुपर नेपर उनके पास बहुवर्षीय चारा होता है, वो लगा कर रखते हैं और बकरियों को खिला रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका कोई सीजनली चारा होता है तो सुपर नेपर को बंद करके और तुरंत से जो है अपने सीजनली चारा को खिलाना चालू कर देते हैं। तो एकदम से चारा चेंज नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा नेपियर को भी साथ में रखना है, और जो अपने पास जो भी सीजनली चारा आया है, चाहे वो अपना जौ हो या फिर अल्फा अल्फा लगा कर रखे हो या फिर बरसीम आपके पास हुआ हो सीजनली चारा में, तो उसे आप थोड़ा सा लेकर नेपियर के साथ मिलाकर दें या थोड़ा बहुत अलग से दें, ताकि बकरियां उसकी आदी हो, और फिर धीरे धीरे खिलाकर आप नेपियर को बंद कर सकते हैं और अपने सीजनली चारा को दे सकते हैं। तो इस तरह से बदलाव करना चाहिए, एकदम से भरपेट बकरियों को बदलाव करके चारा ना खिलाएं, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। और ग्रेजिंग वाला भी मैंने बताया, बारिश के मौसम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बकरी चरा कर पालते हैं, तो ये अधिक मात्रा में चारा खा लेती है, और अलग अलग प्रकार के चारा होते हैं बारिश के टाइम में, तो इसके वजह से होता है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि किस वजह से आता है, ठीक है ना। चारा में बदलाव, दाना में और सूखा चारा में, ठीक है ना। सूखा चारा दाना मिश्रण में बदलाव और हरे चारे में बदलाव, ये जब बदलाव करेंगे, एकदम से बदलाव करेंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, ईटी का प्रॉब्लम, ठीक है ना, जिसे हम लोग इंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं, फिड़किया रोग भी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बकरियों में एकदम से आ जाता है, ठीक है। और अच्छा, यहां पर एक चीज और है कि अधिक प्रोटीन युक्त दाना या चारा देने से भी बकरियों में यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यानी बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला कोई हम चारा दे रहे हैं, जैसे हरे चारे में प्रोटीन होता है या सूखे चारे में दलहनी जो भूसा होता है उसके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। तो बहुत अधिक मात्रा में जब हम लोग देते हैं ना बकरियों में, जैसे अब दलहनी भूसा भी दे रहे हैं, उसके बाद साथ में ऐसा हरा चारा दे रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, उसके बाद अलग से हम दाना मिश्रण दे रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, यानी बहुत ज्यादा प्रोटीन हम बकरियों को दे रहे हैं, तो उस समय भी ईटी का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये चीज को भी आप लोग नोट बनाएं और लिख लें। ये जानकारी जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, और इस तरह की जानकारी मैं समझता हूं कि यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। एक साथ पूरे दोनों चीजों के जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं और फिर ट्रीटमेंट भी
ये पूरी इकट्ठा कहीं पर आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर वीडियो, शायद अगर कहीं पे हो, मेरे नजर से नहीं गुजरा है, तो शायद कोई एक बनाया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने अपने करियर में नहीं देखा है। तो मैंने सोचा कि इस तरह का वीडियो आप लोगों के बीच में एक आना चाहिए, और वही मैं प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों के बीच में ला रहा हूं ये वीडियो। तो ये अधिक प्रोटीन युक्त दाना या चारा खाने से भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर ईटी बीमारी के लक्षण क्या है, ठीक है ना। ईटी बीमारी जब आ जाता है बकरियों के अंदर में, तो उसके अंदर कौन से सिम्टम दिखते हैं, लक्षण क्या होता है उसका, कौन से लक्षण प्रकट करते हैं। तो लक्षण में आपको यहाँ पर बकरियों के अंदर में आफरा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बकरियों के पेट फूल जाएंगे, इसमें ये जो बीमारी है बकरियों में आफरा आएगा, पेट फूलेगा, उसके साथ पेट में दर्द भी देखने को मिलेगा और शरीर में खिंचाव देखने को मिलेगा। बकरियां अपने शरीर को टानेगी, खींचेगी, उसमें खिंचाव भी देखने को मिलेगा और दस्त भी देखने को मिलेगा ईटी के प्रॉब्लम में। और दस्त के साथ खून भी साथ में आ सकता है, यानी खूनी दस्त उसे कह सकते हैं। खूनी दस्त भी हो सकता है, कई बार खूनी दस्त होता है और कई बार नहीं भी होता है। तो दस्त या खूनी दस्त देखने को मिलेगा, बकरी जमीन पर गिर जाएगी और शरीर में कपन उसके जो है होने लगता है, और सांस लेने में भी बकरियों को दिक्कत होता है। जब ब्लोट वगैरह बन जाता है तो बकरियों को इसमें सांस लेने में भी दिक्कत आता है। तो इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो सिम्टम बताया, आफरा आएगा, पेट में दर्द, शरीर में जो है खिंचाव महसूस करेगी बकरियां, शरीर को अपने खींचेगी, दस्त देखने को मिलेगा या खूनी दस्त होगा, बकरी जमीन पे गिरेगी और बकरी के अंदर में कपन होगा, बकरी साइकिलिंग करने लगेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, ये सब जो है देखने को मिलेगा। मुंह से झाग भी बकरियों के आने लगेंगे। तो ये सब सिम्टम देखने को मिलेगा। ये लक्षण जो है ईटी के होते हैं। तो ये लक्षण जब भी देखें, तो आगे मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको ईटी का कि क्या ट्रीटमेंट है, कैसे कैसे कौन सा लगाना है। तो ये लक्षण पूरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद टीकाकरण इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, टीकाकरण ही बचाव है, ठीक है ना। इसका कोई प्रॉपर ऐसे ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूं, ये कोई प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट ईटी का नहीं बना है, लेकिन हम लोग इस तरह का ट्रीटमेंट करके कई बार जो है ना शुरुआती स्टेज में बचा लेते हैं, या कई बार बकरियां बच जाती है। लेकिन ईटी अगर एक बार हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ईटी का जो ये बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस बैक्टीरिया है, ये क्या करता है कि एकदम से जब ये आहार में बदलाव होता है, दाना चारा में बदलाव होता है, तो वहां पर इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, टॉक्सिन रिलीज करना शुरू करता है ये बैक्टीरिया। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में टॉक्सिन हो जाता है, जहर फैल जाता है बकरियों के अंदर में, तो फिर वहां पर जहर को इतना जल्दी रिलीज करना मुश्किल हो जाता है, और बकरियां इतना टाइम भी नहीं देती, 2 से 3 घंटा में उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है ना। तो वहां पर बचाव का मौका बहुत कम मिलता है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और कई बार कामयाबी मिल जाती है। और कामयाबी कैसे मिलेगी, कौन सी दवा से मिलेगी, आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो जो वैक्सीनेशन इसका है, टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण है, और इसका जो बचाव है, बचाव कैसे करना है अब, ठीक है ना। तो बचाव में वही आ जाता है, चारा दाना भूसा में तुरंत बदलाव ना करें, और साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, उत्तम व्यवस्था रखें फार्म के अंदर में। साफ सफाई बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें अपने फार्म के अंदर में। बहुत सारे भाई ऐसा पत्ता फेंक देते हैं, हरा चारा फेंक देते हैं, बकरियां वही खा रही है, वहीं पे मल मूत्र त्याग रही है, इस तरह से गंदगी फैलाकर फार्म के अंदर में रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बचाव में यही करना है कि कभी भी आपको तुरंत चारे में बदलाव नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं तो दाना को तुरंत बदल कर ना दें, जो आपका फीड चल रहा है उसको चलने दें। और जो चारा आपका चल रहा है, चारा अगर एक्स्ट्रा कोई आपका सीजनली चारा हो गया है, कोई एक्स्ट्रा चारा आ गया है आपके पास, तो उसको धीरे धीरे बदल कर खिलाएं, एकदम से ना करें। ये बचाव में आपको करना है, ठीक है ना। साफ सफाई का ध्यान रखना है, लेकिन इसका मेन जो है वैक्सीनेशन ही है, ठीक है ना। वैक्सीन पे बात कर लेते हैं। इसका टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण बचाव है। तो टीकाकरण कैसे करेंगे, टीकाकरण के लिए आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी टीका हम लगाने जाएं, कोई सा भी टीका हो, तो पहले बकरियों का डिवार्मिंग अवश्य करें। टीकाकरण करने से पहले 8 दिन पहले हम लोग बकरियों का डिवार्मिंग कर लेंगे। और डिवार्मिंग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के बीच में कि कैसे बहुत सारे गलत तरीके से लोग डिवार्मिंग करते हैं। तो डिवार्मिंग कई बार करते हैं तो सफल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पूरे जो पेट के वर्म होते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो वर्म के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, कैसे कैसे कौन से डिवार्मर से कब यूज किया जाता है। तो डिवार्मिंग जरूर कर लें आप, उसके बाद टीकाकरण करें। और ईटी का जो टीका है उसमें आपको प्रति बकरी 2 ml करके सबकट रूट से लगाया जाता है। यहाँ पर लिख भी दिया हूं, 2 ml सबकट, ठीक है ना, चमड़ी में दिया जाता है।
2 ml प्रति बकरी को देना है। और 4 महीने से छोटे बच्चे को ये वैक्सीन ना लगाएं, ये जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे लोग छोटे बच्चे को लगा देते हैं, तो छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन 4 महीने से छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन मत करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे के अंदर में। तो ये ध्यान रखना। दूसरा चीज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोल्ड चेन जो होता है वो मेंटेन करके रखें। बहुत सारे लोग मंगवाते हैं वैक्सीन तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होता है, जिसकी वजह से वैक्सीन प्रॉपर वर्क नहीं करता है। जब वर्क नहीं करता है तो बकरियों में फिर से वो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है जो प्रॉब्लम के लिए आपने ये वैक्सीन लगाया है। तो वैक्सीन का पूरा जो है आप जांच पड़ताल करें कि क्या भाई जो वहां से वैक्सीन आया है वो बिल्कुल कोल्ड चेन मेंटेन हुआ है, नहीं हुआ है, या आपने जहां पर रखा है वो प्रॉपर वो कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका बहुत जरूरी है ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये गाभिन बकरियों को भी लगा दिया जाता है, क्योंकि और बहुत अच्छा होता है गाभिन बकरियों को तीसरे चौथे महीने में अगर ईटी का वैक्सीन कर देते हैं तो इसका जो ये होता है ना वैक्सीन होता है ईटी प्लस टीटी, ठीक है ना। और एक चीज और मैं बताता हूं अभी ईटी प्लस टीटी का, टेटनेस का जो डिस्कस करूंगा तो ये कंबाइंड आता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि गाभिन बकरियों को जो हम वैक्सीन लगाते हैं तो वहां पर बच्चा भी इससे सुरक्षित हो जाता है, टेटनेस से भी बच्चा बच जाता है। और उसके बाद जो बच्चा ईटी से प्रॉब्लम ग्रसित होने वाला है वो भी बच जाता है, क्योंकि जब भी वैक्सीन उसको लगेगा तो 4 महीने के बाद लगेगा, ठीक है ना। तो 4 महीना तक बच्चे को सरवाइव करवाने के लिए हम लोग गाभिन बकरियों को ईटी का वैक्सीन लगा देते हैं, तो उससे बच्चे भी सेफ हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो ईटी से भी सेफ हो जाता है बच्चा और टेटनेस से भी। बच्चों में टेटनेस बहुत देखने को मिलता है, तो आगे टेटनेस का जब जिक्र करेंगे, बताएंगे, बात करेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, गाभिन बकरी को भी ईटी प्लस टीटी का वैक्सीनेशन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 ml सबकट रूट से लगाया जाता है। और एक चीज इसमें और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग मौसम को ध्यान में ख्याल में नहीं रखते हैं और कभी भी वैक्सीनेशन कर देते हैं। बहुत ज्यादा धूप हो रहा है, गर्मी हो रही है या बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है तो वैसे समय में थोड़ा सा अवॉइड कर दें। बहुत बारिश हो रहा है तो अवॉइड कर दें, ताकि मौसम बढ़िया हो और बकरियों के लिए अनुकूल हो। यानी हम अर्ली मॉर्निंग कर लें, अगर बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम है तो, बहुत ज्यादा ठंडी का टाइम है तो दोपहर में कर लें, ताकि बकरियां स्ट्रेस में ना हो। बकरी जब स्ट्रेस में होगी तो वहां पर प्रॉब्लम होगा वैक्सीनेशन करेंगे तो। और दूसरा चीज एक और यहाँ पर आपको बता दूं बात कि ये वैक्सीन जो है, ये क्या कोई भी वैक्सीन हो जो बीमार बकरियों को नहीं लगाना, चाहे पीपीआर हो, ईटी हो, एचएसबीक्यू या फिर ईटी प्लस टीटी का कोई भी वैक्सीन हो, बीमार बकरियों को नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि वैक्सीनेशन लेकर आते हैं, 20 बकरियां उनके पास, 50 का डोज होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि भाई इसमें बच्चे हैं तो बच्चे को भी लगा दो, वैक्सीन बर्बाद हो जाएगा। कोई बीमार बकरी है तो उसको छोड़ो मत, थोड़ा बहुत बीमार है उसको भी लगा दो। भाई वैक्सीन 400-500 रुपए बचाने के लिए ग्रसित बकरियों को भी वैक्सीन कर देते हैं, जिससे निगेटिव असर देखने को मिलता है और बकरियां और बीमार हो जाती है, मोर्टेलिटी की तरफ चल जाती है वो, है ना। तो बीमार बकरी को हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, चाहे उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। बकरी दस्त कर रही है, डिहाइड्रेशन में है, वहां पर वैक्सीनेशन करेंगे आप, नुकसान होगा। बकरी लंबे समय से कमजोर है, बीमारी में ग्रसित है, तो वहां पर इस तरह का जो है चीजों को डायग्नोसिस करके उसके बाद ही वैक्सीन करें। तो स्वस्थ बकरी को वैक्सीनेशन करना है, ना कि बीमार बकरी को वैक्सीनेशन करना है। तो आपने ईटी के बारे में समझा। अब यहां पर आपको टीटी यानी टेटनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये वैक्सीन जो है ईटी प्लस टीटी, ये कंबाइन आता है। मैं फोटो लगा दूंगा आप लोगों के बीच में। एक तो ऐसे ईटी का भी अलग से मिलता है, लेकिन अभी बेहतर ये हो गया है कि कंपनी ने ईटी प्लस टीटी दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया है, यानी एक ही वैक्सीन में दोनों को मिला दिया है। तो इंटेरोटॉक्सीमिया और टेटनेस दोनों से सुरक्षित हो जाती है बकरियां। तो हमेशा रक्षा का ईटी प्लस टीटी वैक्सीन करें बकरियों को तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो मैंने पहले ईटी को जिक्र किया, अब यहां पर टीटी यानी टेटनेस को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो टेटनेस क्या है, इस चीज को समझें। टेटनेस का जो बैक्टीरिया होता है वो भी क्लोस्ट्रिडियम टेटनी करके बैक्टीरिया होता है, जो कि ये बैक्टीरिया भी सेम है। ये क्लोस्ट्रिडियम परफेंजिस जो बैक्टीरिया है ये भी क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया है, यानी एक ही परिवार, एक ही ग्रुप का ये बैक्टीरिया होता है, लेकिन दोनों का वर्क अलग होता है। इसके सिम्टम बताएंगे अभी आपको, जैसे मैंने इसका सिम्टम बताया कि कौन कौन से उसमें सिम्टम आते हैं इंटेरोटॉक्सीमिया में, तो अभी टेटनेस के भी सिम्टम बताएंगे कि कौन कौन से सिम्टम है। हालांकि बैक्टीरिया जो है एक ही ग्रुप का है, लेकिन दोनों का वर्क अलग होता है। तो टेटनेस क्लोस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया से होता है, जो कि ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, कैसे होता है, तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जंग लगा हुआ जो लोहा होता है ना, जो पुराने लोहे होते हैं, जंग लगे हुए लोहे, उसमें पाया जाता है। उसके बाद ये
जो है गोबर के अंदर, जैसे गोबर का खाद जो होता है, गाय भैंस जो अपना मल त्यागती है और उसका एक जगह जमा होता है वहां पर, उसके अंदर बहुत पाया जाता है ये। तो और उसके बाद कुछ ये बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर भी पाया जाता है, अपना लोहा के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि जंग लगे हुए जो लोहे होते हैं मट्टी के अंदर में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो है ये बैक्टीरिया 100 साल तक जीवित रह सकता है और बिना ऑक्सीजन के ये 100 साल तक जीवित रह सकता है। तो सोच सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कितना खतरनाक है और कितना जो है नुकसान पहुंचाने वाला है हमारे बकरियों में। तो ये क्या करता है और कैसे आता है बकरियों के अंदर में, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये बैक्टीरिया क्या करने वाला है, ये न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है, ठीक है ना। टॉक्सिन यानी जहर छोड़ता है बकरियों के अंदर में। जब टेटनेस का ये बैक्टीरिया बकरियों के अंदर में इंजेक्ट हो जाता है, चला जाता है, पहुंच जाता है, तो ये क्या करता है बकरियों के अंदर में न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है, ठीक है ना। ये जब टॉक्सिन छोड़ता है तो पूरे बॉडी में पॉइजन फैलता है। और ये इसके टॉक्सिन से क्या होता है, इसके टॉक्सिन से बकरियों के अंदर में जो टेटनेस का सिम्टम है वो आना शुरू हो जाता है। और इसके सिम्टम क्या है, बकरे और बकरियों में जो है अकड़न पैदा हो जाएगा, बिल्कुल बकरी या बकरा स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा वो, कान उसके दोनों खड़े हो जाएंगे, पूंछ खड़ा हो जाएगा, है ना, मुंह से झाग आना शुरू हो जाएंगे, इस तरह के सिम्टम है ना। तो ये टॉक्सिन छोड़ेगा। ये बैक्टीरिया कैसे आता है, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि घाव, ठीक है ना, घाव के थ्रू आता है। कई बार जो है बकरे बकरियों में घाव हो जाता है, कहीं चोट लग गया है तो उसकी वजह से घाव हो गया, या कई बार हम लोग जब बधिया करते हैं, बधिया वगैरह करते हैं बकरों के अंदर में, तो वो बधिया बकरा जब उसके जो अंडकोश होते हैं वो जमीन के संपर्क में आते हैं और वो भी एक तरह का घाव है। और उसी बधिया बकरे के घाव के माध्यम से, यानी जहां से बधिया हम लोग किया है, तो वो उसका अंडकोश जो है जमीन के लगा होता है और जिससे बैक्टीरिया इंजेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर जो छोटे मेमने होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उसका नाभ जो होता है वो जमीन में लटकता है, तो उसके वजह से भी वहां बैक्टीरिया चला जाता है। जो नाभि होता है ना, नाभि के जरिए वो बैक्टीरिया इंजेक्ट कर जाता है। जो नाभ में कई बार जख्म बन जाते हैं, कई बार तो ताजा नाभ होता है तो जमीन में लटकता है, कई बार सूख जाता है, अच्छा भी हो जाता है। तो कई बार नाभ के अंदर में देखेंगे छोटे बच्चे बकरी के जो होते हैं उसमें जख्म बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, वो कई फार्मरों को जो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और वो जख्म जो बनता है तो वो जब बच्चा बैठता है जमीन के अंदर में तो उसके वजह से भी वो जो बैक्टीरिया है वो इंजेक्ट हो जाता है उसके अंदर, और फिर उसके अंदर टेटनेस फैलाता है और पॉइजनिंग करता है, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि इसके अंदर कैसे बैक्टीरिया आता है, और ये बैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है जो बताया मैंने, बैक्टीरिया के घाव वगैरह से आता है यहाँ पर। उसके बाद आगे मैं यहाँ पर लक्षण को डिस्कस कर लेता हूँ, लक्षण क्या क्या आते हैं इसके। तो जैसा कि मैंने बताया कि मांसपेशियों में अकड़न पैदा हो जाता है, जबड़ा लॉक, ठीक है ना, ये जबड़ा लॉक हो जाता है और इसीलिए टेटनेस को जॉ लॉक से भी जानते हैं क्योंकि ये लॉक हो जाता है, ठीक है ना। तो मांसपेशियों में अकड़न देखने को मिलेगा, जबड़ा लॉक हो जाएगा, खाना पीना बंद कर देगा, मुंह से झाग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भी आफरा बनता है, जिस तरह से इंटेरोटॉक्सीमिया में आफरा था तो टेटनेस में भी आफरा बनता है। चलने में असमर्थ रहता है बकरा, चलने फिरने में जो है बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, और अगर उसको धक्का देकर चलाते भी हैं तो गिर जाता है कई बार, और एक ही जगह खड़ा रहता है या तो फिर गिर जाता है, तो चलने में असमर्थ होगा, कान और पूंछ जो है बिल्कुल खड़े हो जाएंगे उसके। तो ये पूरा लक्षण है टेटनेस का, ठीक है ना, ये उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद छाती के मांस में भी अकड़न देखने को मिलेगा, और छाती के मांस में जब अकड़न देखने को मिलेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा, सांस लेने में जो है दिक्कत महसूस होगी। और उसके बाद एक सिम्टम इसमें बहुत ही जो है ज्यादा देखा जाता है, और ये अगर सिम्टम दिखता है तो 100% ये श्योर हो जाना चाहिए कि टिंडे से तीसरी आंख भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना, तीसरी आंख भी देखने जो है लगेगा। तो तीसरी आंख क्या होता है कि कई बार जो आंख हम लोग खोल के रखते हैं, या बकरियों का आंख देखा होगा आप लोगों ने, तो एक ऊपर लाल कलर में होता है, ठीक है ना, तो वो भी पलक जो है झिपने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है, तो उसको हम लोग तीसरी आंख कहते हैं। तो वो बिल्कुल आंख बाहर की तरफ आने लगता है, और वो जो लाल वाला होता है ऊपर में, वो उसका पर्दा जो है पड़ने लगता है उसके ऊपर, ठीक है ना। और ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये भी है। तो
इसमें भी ग्राम पॉजिटिव, यानी ईटी का भी जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है, और जो टेटनेस का भी बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो आपने इन सब चीजों को समझा बेहतर तरीके से, और टेटनेस के लक्षण को भी बताया। अब इसके ट्रीटमेंट को मैं बता देता हूं, और अगर आप लोगों का कोई सवाल इसमें रहता है तो आप लोग अवश्य ग्रुप ज्वाइन करें और उसमें सीखें समझें। इसमें बहुत सारी और भी खुलासा जो है हो सकता है, और विस्तार से वहां पर बातें होगी और लोगों को बताया जाता है और आपको भी बताया जाएगा। हालांकि मैंने बहुत विस्तार तरीके से इसके लक्षण वगैरह बताया, कैसे आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो ये सारा डिस्कस किया मैंने, टेटनेस को भी और इंटेरोटॉक्सीमिया को भी, ठीक है ना। तो इन दोनों से बचाने के लिए, ठीक है ना, ईटी से और टीटी से, टेटनेस से और इंटेरोटॉक्सीमिया से बचाने के लिए एक ही वैक्सीन काफी है, और वो वैक्सीन है रक्षा ईटी प्लस टीटी, ठीक है ना। तो वो वैक्सीन अगर लगा देते हैं तो बहुत इजीली जो है बकरियां सेफ हो जाती है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा बूस्टर डोज का भी एक कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर में, तो वो भी बता देता हूं कि जो ये ईटी वैक्सीन मानकर चलें कि आज आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं और आज आपने वैक्सीन कर दिया, तो इसका जो बूस्टर डोज होता है वो 14 दिन से लेकर के 21 दिनों के भीतर में लगा देना चाहिए, ठीक है ना। तो जब बूस्टर डोज लग जाता है तो इसकी वैलिडिटी क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये 6 महीना तक रन करता रहता है बॉडी के अंदर में, और उसके बाद फिर जब दोबारा लगाना होता है 6 महीना में, तो ये कंफ्यूजन लोगों के अंदर में रहता है कि क्या फिर से ये बूस्टर डोज करना होगा। तो बिल्कुल नहीं, अगर 6 महीना से कुछ दिन पहले लगा देते हैं इस वैक्सीन को तो बूस्टर डोज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो वैक्सीन लगाया है आपने और ये डेट एक्सपायर कर गया, 6 महीना से अधिक चल गया, 7 महीना 8 महीना हो गया है, तो वहां पर आपको फिर से बूस्टर डोज करना पड़ेगा। लेकिन समय अनुसार अगर इसको लगा देते हैं, पहला बार बूस्टर डोज कर दिया और दोबारा फिर 6 महीना बाद रिपीट कर रहे हैं, यानी 6 महीना से 2 दिन 4 दिन पहले लगा देते हैं, तो इसकी बूस्टर डोज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और एक ही वैक्सीन में टेटनेस और इंटेरोटॉक्सीमिया दोनों से सेफ हो जाता है। दोनों बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता जो है बकरियों में मौजूद हो जाती है। तो ये पूरा इसका डिटेल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। और यहाँ पर अब कुछ मैं मेडिसिन बता देता हूं कि दोनों बीमारियों में कौन कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे। उसके बाद फिर कुछ अपने ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले ईटी का जो है आपको ट्रीटमेंट बता देता हूं कि ईटी के ट्रीटमेंट जो है क्या करने हैं। तो ईटी में सबसे पहले इंजेक्शन लगाएंगे डीसीआर, ठीक है ना। डीसीआर इंजेक्शन 5 ग्राम में भी आता है और 2.5 ग्राम में भी आता है, तो हमें 2.5 ग्राम का इंजेक्शन लेना है, और ये 2 बकरियों के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। और इसे इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 2.5 ग्राम का जो इंजेक्शन आएगा उसमें 2 बकरियों को देना है, यानी 1.25 ग्राम एक बकरियों के लिए ये इंजेक्शन लगेगा। तो पहला इंजेक्शन है, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ठीक है ना। तो ये इंजेक्शन लगेगा। दूसरा इंजेक्शन इसमें आप मिग्लोडाइन लगाएंगे, क्योंकि पेट में इसमें दर्द भी होता है और मिग्लोडाइन जो है बहुत अच्छा वर्क करता है बॉडी पेन में भी, और उसके साथ साथ पेट के दर्द में भी ये काम करेगा। और कई लोग यहाँ पर यूज करते हैं मेलॉक्सिकैम का सॉल्ट का इंजेक्शन, जो मेलोनेक्स पेन आता है, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अपना अपना एक चॉइस होता है। देखिए, पशु चिकित्सा और ये जो इंजेक्शन बता रहे हैं ये आप लोगों की जानकारी के लिए बताया जा रहा है, ना कि आप लोग खुद इसका ट्रीटमेंट जाकर करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये जानकारी पर्पज से बताया जा रहा है। जो भी आपको ट्रीटमेंट करवाना है वो अपने पशु चिकित्सा से करवाना है या उनके देखरेख में करवाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो कई लोग मैग्लोडाइन के जगह पे लगा देते हैं मेलॉक्सिकैम सॉल्ट का इंजेक्शन, जो कि दर्द के लिए, सूजन के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल करता हूं वो मैग्लोडाइन का इस्तेमाल करता हूं, और 22 केजी पर 1 ml इसको दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर और आईवी दोनों रूट से लगा सकते हैं इस इंजेक्शन को, ठीक है ना, दोनों रूट से दिया जाएगा। इसमें जो तीसरा इंजेक्शन है वो ट्राइवी वेट हम लगाएंगे, 30 केजी बॉडी वेट पर 2 ml इंट्रामस्कुलर या आईवी इसको दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंजेक्शन आता है यहाँ पर जीत, ठीक है ना। तो जीत इंजेक्शन जो है 25 केजी बॉडी वेट पर 1 ml IM सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा। यह ध्यान रखें आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर यानी मांस में लगेगा। यह ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, कई बार सबकट डाल देते हैं, जिसका निगेटिव असर देखने को मिलता है। और ये प्रेग्नेंट सेफ है, ठीक है ना। जीत इंजेक्शन भी प्रेग्नेंट सेफ है, ट्राइवीवेट भी प्रेगनेंसी सेफ है, मैग्लोडाइन भी प्रेगनेंसी सेफ है,
और DCR भी प्रेग्नेंट बकरियों को लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ पर एक कोल एल आता है, ठीक है ना, लिक्विड आता है, तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल गए तो कई बार जो है ये टॉक्सिन को भी रिलीज करने में थोड़ा सा वर्क करता है, अफरा को कम करने में, जो ब्लोट बना है उसको भी कम करने में बहुत सहयोगी है ये। तो कोल एल का भी इस्तेमाल करें, और ये प्रति 1 kg बॉडी वेट पर 1 ml दिया जाता है, यानी कोई बकरी 30 kg की है तो उसे 30 ml तक हम देंगे। 2-4 ml ऊपर नीचे हो सकता है कंडीशन वाइज, तो उसमें कोई ये बात नहीं है। और दूसरी चीज की ये जो ट्रीटमेंट है इसमें बदलाव भी हो सकता है, अपने अपने स्तर से लोग इसमें एंटीबायोटिक का कुछ जो है बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। पशु चिकित्सा जब जैसा बेहतर समझेंगे वैसा वो रिकमेंड करेंगे, या फिर जो जानकार लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो अपने हिसाब से कुछ इसमें एंटीबायोटिक वगैरह, या जैसे मैंने मैग्लोडाइन का बताया तो वहां पर वो लगा सकते हैं मेलॉक्सिकैम का, तो वो कुछ चेंजिंग होता रहता है। तो मेरा जो ट्रीटमेंट था, मैं जो बकरियों पे इस्तेमाल करता हूँ वो इस तरह का जो है ट्रीटमेंट इस्तेमाल करता हूँ, और इससे मुझे रिजल्ट भी मिला है बकरियों के अंदर में। हालांकि ज्यादातर बकरियां जो है इस तरह के प्रॉब्लम होने के बाद एक्सपायर कर जाती है, बस्ती बहुत कम है, लेकिन प्रयास करना कोई गलत काम नहीं है और प्रयास करना चाहिए, और कई बार बकरियां बच भी जाती है, तो प्रयास में सफलता है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर टेटनेस के बारे में। टेटनेस में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहला इंजेक्शन इसमें भी DCR ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और DCR जो है इसका सॉल्ट ये होता है ना जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का कोई भी ग्रुप का इंजेक्शन लगाएंगे तो बहुत अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हम DCR लगाएं, पेनिसिलिन का जो भी ग्रुप का इंजेक्शन है वो इसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हालांकि DCR में भी पेनिसिलिन का ये है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये, और बहुत बढ़िया इंजेक्शन मैं समझता हूँ इसको, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे ये जो है वर्क करता है, तो अच्छा इंजेक्शन है DCR। और यहाँ पर अगला इंजेक्शन जो है वो DNS, यानी DNS या फिर NS हम यहाँ पर टेटनेस के अंदर में लगाएंगे, ठीक है ना। तो DNS या NS दोनों में से कोई भी लगाएंगे, और कई बार जो है पशु चिकित्सा ऐसा अगर महसूस करते हैं तो डेक्टोज भी लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर DNS या NS लगाना है 500 ml, 300 ml, 200 ml, जिस टाइप का कंडीशन है, जितना पॉइजनिंग हुआ है उसके हिसाब से हमें इसको लगाना होता है, और पॉइजनिंग के हिसाब से हमें इसका ट्रीटमेंट को भी देखना होता है कि 3 दिन या 5 दिन या कितने दिन तक चलाना है, तो उसके हिसाब से पशु चिकित्सा डिसाइड करेंगे कि कितना लगाना है। तो ये पहले मैंने बताया कि DCR भी जो लगेगा वो 2.5 ग्राम का है, तो 2 बकरियों के लिए है, उसमें भी बताया मैंने आपको। और यहाँ पर DNS और NS दोनों में से कोई एक ही लेंगे, ठीक है ना, या तो DNS ले लें या तो NS ले लें, और इसको IV रूट से 500 ml या 300 ml या 200 ml आवश्यकता अनुसार जो है इसको लगाया जाएगा IV रूट से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक इंजेक्शन आता है लासिक्स इंजेक्शन आता है, तो इसको भी 1.5 से 2 ml लगाएंगे। यहाँ पर 2 ml मैंने लिखा है, IM रूट से लगाएंगे इसको, या फिर स्लो IV भी लगा सकते हैं, दोनों रूट से लगाया जाता है। अगर IV लगा रहे हैं तो स्लो IV लगाना है आपको, बहुत धीरे धीरे लगाना होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो लासिक इंजेक्शन का क्या काम होगा, कई बार जो है ना जो पॉइजनिंग बना है, जहर बना है, उसको निकालने का काम करता है। तो ये जो DNS वगैरह हम लोग लगाए हैं तो उसके साथ में लासिक्स देंगे, तो वो लासिक का काम ही यही होता है कि जो अंदर में फ्लूइड है उसको निकालना, तो वो फ्लूइड के जरिए जो पॉइजनिंग है उसको निकालने का ये काम करता है, ठीक है, लासिक इंजेक्शन। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ट्राइवी वेट लगाएंगे, 30 kg बॉडी वेट पर 2 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, नस में या मांस में, इसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सीक्वल इंजेक्शन लगाना होता है, ठीक है ना, 100 kg बॉडी वेट पर 0.5 ml लगाया जाता है, IM या IV दोनों रूट से ये भी लगता है सीक्वल इंजेक्शन। ये क्या काम करता है टिटनेस में, ये मांस में जो स्टिफनेस आया था, जो अकड़न आया था, हार्डनेस हो गया था, उसको ये रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है ना। ये इंजेक्शन जो है सीक्वल, इसका और भी बहुत सारा काम है, कई जगहों पे यूज करते हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को बता भी देता हूँ। सीक्वल इंजेक्शन जो होता है वो कई बार बड़े पशुओं में, जब हम लोग गाय वगैरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है तो वहां पर उसको शांत करने के लिए भी लगाया जाता है। कई बार दूध देने में प्रॉब्लम करती है तो वहां पर भी लगाया जाता है, या पागलपन के लक्षण दिखने लगते हैं कई बार पशुओं में, तो वहां पर भी ये लगाया जाता है। कई जगहों पे इस्तेमाल इसका है, लेकिन मांस का जो रिलैक्स करने का है, जो अकड़न आया उसमें, उसको सॉफ्टनेस करने के लिए ये इंजेक्शन को लगाया जाता है, ठीक है ना।
तो सीक्वेल इंजेक्शन लगाएंगे। और अगर ये ना मिले, ठीक है, तो इसके जगह में क्लोरप्रोमाजीन करके इंजेक्शन आता है, तो ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरप्रोमाजीन करके इंजेक्शन है, तो सीक्वेल के जगह में रिप्लेस कर सकते हैं अगर नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, तो ठीक है ना। तो सीक्वेल या ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये क्लोरप्रोमाजीन करके जो इंजेक्शन है, ये 20 केजी पर 30 से आप 40 mg लगा सकते हैं, ठीक है ना। 30 से 40 mg तक लगा सकते हैं। ये भी पशु चिकित्सक डिसाइड करेंगे कि कितना उसके अंदर जो है पॉइजनिंग हुआ है और कितना लगाना है, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये दोनों बीमारियों का ट्रीटमेंट भी समझा और इसके पूरे लक्षण और जो भी चीज था वो जानकारी आप लोगों को मैंने दिया। हो सकता है कि कुछ बताने से रह गया हो, तो अवश्य आप कमेंट वगैरह में क्वेश्चन करें, तो जरूर आपको जानकारी दी जाएगी। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप फिर से कहेंगे कि आप लोग जरूर ज्वाइन करें, और नंबर जो है स्क्रीन पर दे दिया गया है आगे भी, और अभी भी फ्लश हो रहा है आप लोगों के बीच में। दूसरी चीज यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अपने ग्रुप के बारे में जैसा कहा था कि मैं लास्ट में कुछ बात करूंगा, तो अपने ग्रुप में कई ऐसे सदस्य हैं जो लोगों को बढ़ना देखना चाहते हैं, लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को हेल्प किया जा रहा है, कर रहे हैं लोग। और मैं कुछ अपने पुराने साथियों में से और लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा। जैसे अपने ग्रुप के एक अबू सलीम भाई हैं, जो कि बहुत पुराने साथी हैं और बहुत अच्छे हेल्पफुल बंदे हैं, जो लोगों का हेल्प कर रहे हैं ग्रुप के माध्यम से। और अपने ग्रुप के अंदर में एक वीरेंद्र भाई हैं, जो कि वीरेंद्र भाई भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उनकी तारीफ जितना भी करूं मैं कम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उन्होंने अपने ग्रुप के कई ऐसे सदस्य को सुपर नेपियर वगैरह जो कि फ्री डिलीवरी करके उन्होंने दिया है, उनके घर तक पहुंचा कर दिया है, ये कहें तो गलत नहीं है। तो उन्होंने ये काम किया है। तो इस तरह से एक दूसरे का लोग हेल्प कर रहे हैं ग्रुप के अंदर में। सिर्फ यही नहीं है कि अपने को सीखना सिखाना है, बल्कि वहां पर एक बहुत अच्छा भाईचारा है, और लोग एक दूसरे को देखना चाहते हैं कि बढ़े वो लोग, और एक दूसरे को हेल्प भी करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं लोग। और भी बहुत सारे साथी हैं अपने ग्रुप में, निसार भाई हैं, अरमान भाई अपने ग्रुप के हैं, और भी कई ऐसे साथी हैं, मनीष भाई, बबलू दास भाई काफी पुराने साथी हैं, अंसारुल भाई अपने बहुत पुराने साथी हैं, अब्दुल बैक साहब बहुत अपने पुराने साथी हैं। तो ये लोग सब काफी पुराने साथी हैं। और अपने पीहू गोट फार्म वाले भाई जो कि जुड़े हुए हैं, पीहू भाई, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि भाई उनका फार्म बढ़े, तरक्की करें वो। तो वो भी अपने ग्रुप के सदस्य हैं, और उनका फार्म यूपी में स्थित है। तो और ऐसे कई साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं, सबका नाम लेना तो जो है पॉसिबल नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने ग्रुप के लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि भाई सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, पूरे ग्रुप के लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अपने ग्रुप के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और बहुत एक दूसरे का हेल्प जो है करने में जुटे रहते हैं। जिनसे जो भी मदद होती है, जितनी भी जानकारियां एक दूसरे को होती है, वो देते हैं। और मैं तो एवरी डे जो है 2.5 से 3 घंटा क्लास आकर देता ही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई मैं नहीं रहा दिन के टाइम में या रात के टाइम में, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, या और भी मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे को लोग बातचीत एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे को जितना भी जानकारियां होता है थोड़ा थोड़ा शेयर करते हैं। तो ये एक दूसरे से बातचीत करने से और एक दूसरे को जानकारियां शेयर करने से एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बकरी पालन में जो है आसानियां होती है। एक दूसरे को चारा के बारे में बता देते हैं, कहाँ पे अगर किसी के पास दलनी भूसा नहीं हो रहा है तो कोई दूसरे राज्य से हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ से संपर्क करके ले सकते हैं। वो गाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आ जाएं, मैं अवेलेबल करवा दे रहा हूँ, मैं गाड़ी करवा देता हूँ। तो इस तरह से लोग हेल्प जो है कर रहे हैं। मदन भाई जो कि उनका नाम है, भूसे के लिए जब बात हुई तो मुझे याद आ गया, उन्होंने अपने ग्रुप में ऑफर देकर रखा है कि किसी को भी दलनी भूसा चाहिए ग्रुप के मेंबर को, तो वो मुझसे संपर्क करें और मेरे यहाँ पर आ जाए, मैं उनको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस तरह से लोग चाहते हैं कि एक दूसरे का हेल्प करें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये ग्रुप ऐसा है जो आप लोगों के हेल्प के लिए बना है, और बिल्कुल निःशुल्क है। एक दूसरे से भाईचारा बनाकर यहाँ पर जुड़कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बनाने का यही उद्देश्य है कि लोगों को जो है जानकारियां दी जाए, लोगों को कहीं जो है धोखा खा रहे हैं तो उनसे बचाया जाए, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडर के पास पहुंच रहे हैं, जो लोग बकरी लेने के लिए उनसे रोका जाए, सही जगह पर उनको बकरी लेने के लिए भेजा जाए, सही जगह से किसानों तक बकरी दिलवाया जाए, या अच्छे फार्मर से बकरी दिलवाया जाए उनको। तो हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के संपर्क में है, तो सभी को पता है कि कौन से फार्मर कहाँ पर हैं, कौन से
क्या है। तो जब नए लोग जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, तो जब ग्रुप में आ जाते हैं तो उनको एक तरह से जो है कवर कर लिया जाता है लोगों द्वारा, और उनको पूरा पूरा बैक सपोर्ट दिया जाता है कि आप यहाँ से लें, ऐसे करें, इस तरह से करें, जल्दबाजी ना करें, ये चीज़ों को सीख लें, समझ लें। तो ये पूरी एक जो है कहानी है और बहुत सारी बातें हैं। तो खैर, मैं अपने ग्रुप के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रुप को चलाया जा रहा है, और सभी को मैं सलाम पेश करता हूँ, अपने ग्रुप के लोगों को और अपने व्यूवर्स को जो वीडियो देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो लोग ग्रुप जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अवश्य जुड़ें, बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं।